हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर? होप सब बहुत अच्छा हूँ, आपकी तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज मैं आप लोगों को इंड एस 34 का रिवीजन कराऊंगा। देखिए, इंड एस 34 का जो रिवीजन है मैं वो कंप्लीट कराऊंगा, बट पहले आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ। आपने इस एग्जांपल में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर देना है। मेरा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल x0 से स्टार्ट होता है और 31 मार्च x1 को खत्म होता है। ठीक है सर, मैंने क्या करना है? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट करना है और क्वार्टरली रिपोर्ट करना है। ठीक, 4 क्वार्टर के मैंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। ठीक, वो कैसे बनानी है, क्या फंडा है, ठीक, वो सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। किसकी लीगल रिक्वायरमेंट है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले एक एग्जांपल देखिए, क्या हुआ इस क्वार्टर में, क्वार्टर 2 में मैंने एडवर्टीजमेंट का खर्चा कर दिया 5 लाख का, और मैंने देखा कि इस 5 लाख के एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का जो मेरे को बेनिफिट मिलने वाला है, 20% बेनिफिट इसी क्वार्टर में मिलेगा जो मेरा एस्टिमेट है। 50% बेनिफिट मेरा सेकंड क्वार्टर में मिलेगा, मतलब थर्ड क्वार्टर हो गया यहाँ से। ठीक है, थर्ड क्वार्टर में मिलेगा, और फोर्थ क्वार्टर में मान लो सर आपका 30% बेनिफिट मिलेगा। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि जो ये 5 लाख का एक्सपेंडिचर है इसे मैं कैसे रिकॉर्ड करूं। ऑप्शन 1, सर 5 लाख ना आप इसी क्वार्टर में चार्ज कर लेंगे। ऑप्शन 2, सर इसका 20% क्वार्टर 2 में, 50% क्वार्टर 3 में और 30% क्वार्टर 4 में। देखिए दोस्त, अगर आप लोगों ने ये वाला ऑप्शन अडॉप्ट किया तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है। यहाँ पे एक बच्चा कहता सर एक बात बताइए। मैंने कहा क्या? सर आपने खुद ही बोला है कि आपको जो एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट है 50% नेक्स्ट क्वार्टर में मिलेगा और 30% उससे अगले क्वार्टर में मिलेगा, तो फिर आप इस खर्चे को डेफर्ड क्यों नहीं कर रहे? आप पूरे अमाउंट का यहाँ चार्ज क्यों कर रहे हो? मैं उस बच्चे से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर मान लो ये इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ना होके ये ईयर वाइज अकाउंटिंग होती, और एक मिनट के लिए मान लो ये 4 ईयर है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। मैंने सेकंड ईयर में क्या किया, 5 लाख का एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर इनकम कर दिया। बताइए आप क्या करेंगे? सर हम पता क्या करेंगे। मैंने कहा क्या करेंगे? सर पूरे 5 लाख के अमाउंट को ना P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। मैंने कहा इसे डेफर्ड क्यों नहीं करेंगे, जबकि आपको पता है बेनिफिट इसका थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में मिलने वाला है। सर हम इसलिए डेफर्ड नहीं करेंगे क्योंकि एज पर इंड एस 38 अगर आप कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं या तो वो इंटेंजिबल एसेट बनेगा, अगर इंटेंजिबल एसेट नहीं बनता है तो हम उस खर्चे को डेफर नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है दोस्त, बस आपने यही मान के चलना कि आप क्या करेंगे जब भी किसी इंटरिम पीरियड की रिपोर्टिंग करेंगे ना, हर इंटरिम पीरियड को आपने इंडिपेंडेंट मान के चलना है। हर इंटरिम पीरियड को आपने क्या करना, इंडिपेंडेंट मान के चलना, और हर इंड एस को ऐसे अप्लाई करना जैसे आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अप्लाई करते हैं। ये इसका बेसिक फंडा है। आप क्या करेंगे, एग्जामिनर आपको सर इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। साहब ऐसा हुआ, हमने ये एक्सपेंडिचर इनकड़ कर दिया, लेकिन देखा ये तो एक्सपेंडिचर जो इनकड़ किया है ना, इसका ज़्यादा बेनिफिट इस बार नहीं मिलेगा, नेक्स्ट क्वार्टर में मिलने वाला है, इसलिए हमने डेफर कर दिया। बच्चा कहता हाँ सर ठीक किया। नहीं दोस्त, आपने क्या करना है, मेरी बात सुनिए ध्यान से। इंड एस 34 के अंदर जब आप इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे तो सर आप उसे ऐसे रिपोर्ट करेंगे जैसे आप एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट करते हैं। ठीक, चलिए अब कुछ और प्यारी प्यारी सी बातें। सबसे पहले इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किसे बनानी होती है? क्या ये इंड एस 34 की रिक्वायरमेंट है? आंसर इज नो। इंड एस 34 कहता साहब मेरे को नहीं पता कि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किसको बनानी है, कितनी फ्रीक्वेंटली बनानी है, लेकिन हाँ अगर आप इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। इंड एस 34 प्रोसीजर बताता है। इंड एस 34 एक बात और कहता है कि जितने मैं प्रोविजन दूंगा आपको सारे के सारे अपने इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर क्या करने, फॉलो करने। एक बात और सर, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फिर रिक्वायरमेंट किसकी है? मैं आपको बता दूं, ये सेबी की लिस्टिंग एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर कंपनी की इक्विटी शेयर आपकी लिस्टेड है तो आपको क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। अगर डेट लिस्टेड है तो वहां पे सर अलग प्रोविजन दे रखे हैं। ठीक, इंड एस 34 ये कहता है अगर आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी आ गई तो मेरा प्रोसीजर अप्लाई होगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसे करना। ठीक, चलिए इंटरिम पीरियड का मतलब होता है साहब आपका एक ऐसा टाइम पीरियड, एक ऐसा पीरियड साहब जो आपका फाइनेंशियल पीरियड से कम का है, फुल फाइनेंशियल ईयर से कम का। ठीक, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट को आप कैसे रिपोर्ट करेंगे? इसके लिए सर आपके पास दो चॉइस है। या तो आप क्या कर सकते हैं साहब, इंड एस 1 के अकॉर्डिंग कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं, या सर आप क्या कर सकते हैं, कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं। अगर आप कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके अंदर सर आपका कौन कौन से कंटेंट होंगे? देखिए, कंडेंस्ड आपका बैलेंस शीट, कंडेंस्ड आपका P&L, कंडेंस्ड आपका सर आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, कंडेंस्ड आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, आपके सर नोट्स कंप्राइजिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, एंड
एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन। ठीक, अब बात कर लेते साहब कि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट के फॉर्म और कंटेंट क्या होंगे। कहता है अगर एंटिटी कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश कर रही तो उस केस में सर जो कंटेंट एंड फॉर्म आपने इंड AS 1 के अकॉर्डिंग कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज किया था, आप लाइन बाय लाइन वही यूज करेंगे। अगर एंटिटी कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करी तो उस केस में सबसे पहले कहता है जो अभी रिसेंटली आपने क्या किया था, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी, उसमें जो हेडिंग और सब टोटल है आप उसे क्या करेंगे साहब, इंक्लूड करेंगे। साथ के साथ अगर आपको लगता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप मिस करते हैं तो उसके मिसिंग होने की वजह से जो कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मिसलीड कर सकते, तो आप उसे इंक्लूड करेंगे। साथ के साथ आप क्या करेंगे, BPS एंड DPS को डिस्क्लोज करेंगे फॉर दैट पीरियड। ठीक, एक बात और देखिए, हमने क्या किया, हमने सर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई। ठीक है, क्या उसमें जो पेरेंट कंपनी है उसकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करनी जरूरी है? इंड AS 34 ना तो कहता है कि आपने जरूरी है ऐसा प्रेजेंट करना ही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ पेरेंट की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ना ही वो मना करता है। एक दो प्यारी प्यारी बातें और देखिए, आप क्या बनाएंगे सर, बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट में कंपैरिजन कितना दिखाएंगे? कहता साहब इंटरिम पीरियड के एंड की बैलेंस शीट बनेगी और जो आपका इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर था उसके लास्ट डे की बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, अगर स्टेटमेंट ऑफ P&L की बात करें तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में सर आपको क्या करना पड़ेगा, दो चीजें करंट ईयर के लिए कवर करनी पड़ेगी। एक तो आपका फर्स्ट डे ऑफ द ईयर से लेके अप टू द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, और एक सेकंड सर आपको इंटरिम पीरियड कवर करना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पर जैसे मान लो हम लोग क्या करें, सितंबर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे इंटरिम, ठीक, सितंबर वाले क्वार्टर की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो 6 मंथ का P&L बनाना पड़ेगा और साथ के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, 3 मंथ का 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक का P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा, और साथ में सर इन्हीं का प्रीवियस ईयर का कंपैरिजन देना पड़ेगा। बैलेंस शीट में ध्यान रखना, आपको इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के एंड पे जो बैलेंस शीट है उसको कंपैरिजन देना पड़ेगा इंटरिम पीरियड के एंड के साथ। ठीक, आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी सर ये बनेगा फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द ईयर से लेके अप टू द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, करंट ईयर का भी और प्रीवियस ईयर का भी। ठीक जी सर, चलिए एक बार मैं आपको ये टिक करा देता हूं सर। बैलेंस शीट की बात होगी, ये देखिए सर, एज ऑफ द एंड ऑफ द करंट इंटरिम पीरियड और इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का सर एंड डेट। ठीक, स्टेटमेंट ऑफ P&L की बात होगी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी की बात होगी, ईयर टू डेट लास्ट ईयर का भी सेम, और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में ईयर टू डेट और लास्ट ईयर का भी सेम। ठीक, अगर किसी एंटिटी का हाईली सीजनल बिजनेस है तो उसके समय हम लोग क्या करेंगे, 12 मंथ लेके चलेंगे अप टू द एंड ऑफ द इंटरिम पीरियड, और कंपैरिजन भी सर प्रायर पीरियड का ऐसे ही करेंगे। एक दो प्यारी प्यारी बातें और देखिए, इंड AS 8 ये कहता है कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है या आपका सर कोई भी एरर या ओमिशन है तो उसका इंपैक्ट आप कैसे लेंगे सर, रेट्रोस्पेक्टिव लेंगे। ऑन द सेम ट्यूनिंग सर, अगर मान लो अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में यहाँ पे चेंज होता है या कोई एरर या ओमिशन है तो उसका इंपैक्ट हम कैसे करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव लेके चलेंगे। ठीक, एक प्यारी सी बात और सर, अकाउंटिंग एस्टिमेट में हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग पहले ना क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, फिर उसका ओपनिंग बैलेंस के साथ कंपैरिजन करते हैं, फिर करंट ईयर का अमाउंट आता है। ठीक, ऑन द सेम ट्यूनिंग सर हम लोग यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे। इंटरिम पीरियड के एंड में क्या करेंगे, पहले क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे अकाउंटिंग एस्टिमेट के हिसाब से, फिर ओपनिंग बैलेंस के साथ कंपैरिजन करेंगे, डिफरेंस सर आपका करंट इंटरिम पीरियड में आ जाएगा। ठीक, एक बात और सर, अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट में कोई भी चेंज होता है तो उसका इंपैक्ट हम प्रोस्पेक्टिव बेस पे लेंगे, आई मीन टू से उस क्वार्टर से इंपैक्ट लेंगे जिस क्वार्टर में हमने अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज किया। सर कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जिनको कैलकुलेट करने का बेस ही ईयर बेस है, तो उसे हम क्या करेंगे साहब, पहले वेटेड एवरेज निकाल लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर सर अपना इनकम टैक्स है, अब टैक्स का जो खर्चा सर वो कैसे जाता है सर, वो एनुअलाइज जाता है, आई मीन टू से मान लो अपनी कंपनी के ऊपर स्लैब रेट है। ठीक, तो हम क्या करेंगे सर, पहले एस्टिमेट लगा के पूरे साल का सर टैक्स का खर्चा निकालेंगे और फिर सर वेटेड एवरेज ऑफ टैक्स रेट निकालेंगे, और उस वेटेड एवरेज के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे सर, इंटरिम पीरियड का टैक्स का खर्चा निकालेंगे जो इंटरिम पीरियड की सर टैक्सेबल इनकम है। ठीक, अगर कोई स्पेशल इनकम है सर, तो जिस क्वार्टर में स्पेशल इनकम है उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे साहब, स्पेशल टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक, डेफर्ड टैक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे साहब, डेफर्ड टैक्स के लिए भी हम लोग वेटेड एवरेज टैक्स रेट निकालेंगे। चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इंड AS 34 का रिवीजन खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस बार एग्जाम बार